नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नोएडा पहुंचे सीएम योगी ने नोएडा एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों को देखा। एयरपोर्ट के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर मुख्यमंत्री योगी गए और कामकाज का फीडबैक लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अफसरों के साथ एक मीटिंग भी की। आपको बता दें, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बड़ा होगा, जिसका निर्माण चल रहा है और वो अंतिम चरण में है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी पहुंचे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उन्होंने वहां पर निर्माण कार्य का जायजा लिया। कहा जा रहा है कि जल्द ही इसके उद्घाटन की तारीख भी तय की जा सकती है। उससे पहले वो एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। अंतिम चरण में नोएडा एयरपोर्ट का काम है इन दिनों। सीएम योगी पहुंचे नोएडा एयरपोर्ट। यहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े हुए ऑफिसर्स के साथ उन्होंने बैठक भी की। यहां के निर्माण कार्य को देखा। एयरपोर्ट के अंदर बाहर दोनों जगह कामों का फीडबैक लिया। कांग्रेस ने राजधानी लखनऊ में राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय से चुनाव आयोग का घेराव करने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच कुछ देर बहस हुई और फिर कांग्रेसी वापस लौट गए। समाजवादी पार्टी के नेता इन दिनों एसआईआर के मुद्दे पर लोगों को जागरूक करके अभियान में तेजी दिखा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में एसपी प्रवक्ता दीपक रंजन ने जानकीपुरम इलाके में एसआईआर को लेकर अभियान शुरू किया। सपा सभी इलाकों में इस अभियान के तहत लोगों के घरों तक पहुंच रही है। सपा ने चुनाव आयोग से एसआईआर की समय सीमा 3 महीने और बढ़ाने की मांग की है। जिस तरीके से लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि बीएलओज वगैरह सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीएलओ के ऊपर इतना प्रेशर है। देखिए, वो गोंडा के बीएलओ ने सुसाइड कर लिया। कल यहाँ पे रहीमाबाद की बीएलओ जो है वो बेहोश हो गई। तो इस तरीके से इन लोगों के ऊपर वर्कलोड है, इतना प्रेशर इनके ऊपर बना हुआ है। अच्छा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके ऊपर प्रेशर बनाए हैं कि हमारे लोगों का जल्दी आप वोट जोड़ो और एक जाति समाज के लोगों का पर्टिकुलर एक जाति को टारगेट करके ये उनके लोगों का जो है वोट ये कटवाना चाहते हैं। तो इन लोगों के बीएलओस के ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो मैं चुनाव आयोग से मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले तो आप 3 महीने का कम से कम 3 से 6 महीने का आप समयावधि बढ़ाने का आप काम करो। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक फिरोजाबाद में बाबा नीम करोरी की जन्मस्थली पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाबा के पैतृक आवास और मंदिर में पूजा अर्चना की और किताब का विमोचन किया। ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि 2017 की तरह 27 में भी हम इतिहास दोहराएंगे और यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे। एसआईआर पर विपक्ष के लगातार हमलावर होने के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा, विपक्ष संभावित हार को देखकर ये सब कह रहा है। एसआईआर से घुसपैठिए देश छोड़कर भाग रहे हैं। एसआईआर को लेकर के विपक्ष जो कह रहा है वो उनकी संभावित हार को देख करके कह रहा है। भारत निर्वाचन आयोग या आप सब, यदि बिहार में एसआईआर लागू हुआ है तो बिहार में एक भी मतदाता ऐसा आपको ढूंढने नहीं मिला जिसने कहा मेरा नाम कट गया है। और राज्यसभा से जुड़ी बड़ी खबर है। राज्यसभा सांसदों को लेकर निर्देश जारी किया गया है। सांसदों को अपने भाषणों के अंत में थैंक्स, जय हिंद और वंदे मातरम जैसे शब्दों का प्रयोग करने से मना किया गया। सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए निर्देश जारी किए गए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि हम इसे क्यों नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि जय हिंद और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय नारा है, यह हमारी आजादी का स्लोगन है। जय हिंद नेताजी का दिया नारा है, इससे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हमारा पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जय हिंद वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, तो क्यों नहीं बोलेंगे। हम जय बांग्ला बांग्ला में बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, ये हमारा आजादी का स्लोगन है, नेशनल सॉन्ग है। और जय हिंद नेताजी का नारा है, जो नारा लेके हम लोगों ने लड़ा है, अभी भी हमारे देश का नारा है। इसको जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। संसदीय बुलेटिन में वंदे मातरम पर रोक को लेकर यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का कहना है कि वंदे मातरम हमारी आजादी का प्रतीक है। वंदे मातरम और राष्ट्रगान से राष्ट्र प्रेम की भावना पैदा होती है। वंदे मातरम होना चाहिए। वंदे मातरम तो आज़ादी दिलाने वालों का एक बहुत प्रिय गीत था और आज़ादी के बाद जो व्यवस्था बनी है उसके हिसाब से राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत
ये दोनों ही हमारे लिए बहुत ही आदरणीय है और हम हर पूरी सम्मान के साथ इसको विधानसभा में भी हो रहे हैं और हमें अभी माननीय योगी जी ने भी इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा। भगवान पार्श्वनाथ जी की मूर्ति एवं मंदिर स्थापना समारोह में योगी आदित्यनाथ पहुंचे। प्रसन्न सागर महाराज ने सीएम योगी को लौंग की माला पहनाई और कमंडल उपहार स्वरूप दिया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि भारत की परंपरा भारत के ऋषियों, संतों और मुनियों की महागाथा है। अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ और वहां भव्य भगवा ध्वजारोहण पीएम मोदी ने किया। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के लिए हर शख्स श्रद्धाभाव रखता है। काशी में 4 जैन तीर्थंकरों के अवतरित होते हुए दुनिया ने देखा है। अभी 3 दिन पूर्व यह हमारा सौभाग्य है, अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण में कार्य को पूर्ण करने के इस महायज्ञ का पूर्णाहुति के कार्यक्रम के साथ ही भव्य भगवा ध्वज का आरोहण श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। पूरा देश और पूरी दुनिया भारत के सनातन के इस वैभव को देखी है, उसको अनुभव की है। और अयोध्या की जब बात आती है तो उसी इक्ष्वाकु कुल के प्रथम राजा भगवान ऋषभ देव जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे, उनका स्मरण भी हर व्यक्ति बड़ी श्रद्धा भाव के साथ करता है। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव और अयोध्या में 4 ऐसे पवित्र जैन तीर्थंकर उसी अयोध्या की धरती में पैदा हुए। देहरादून में कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान देते हुए आरोप लगाया, जब पुष्कर सिंह धामी पहली बार मुख्यमंत्री बने तब कांग्रेस नेतृत्व ने उनसे धामी के खिलाफ अनर्गल बयान देने का दबाव डाला। प्रमोद कृष्णम के मुताबिक उन्होंने ऐसा करने से मना किया, जिसके बाद कांग्रेस के कई बड़े नेता उनसे नाराज हो गए। उन्होंने कहा कांग्रेस का उद्देश्य केवल बीजेपी नेताओं को बदनाम करना था, जो उन्हें स्वीकार नहीं था। प्रमोद कृष्णम देहरादून में सीएम धामी के व्यक्तित्व पर केंद्रित पुस्तक के लोकार्पण समारोह में पहुंचे थे। मुझे याद है कुछ दिनों पहले जब धामी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो मैं संभवतः देवभूमि के किसी जिले में था। उस समय मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था और कांग्रेस पार्टी का 1 पॉइंट एजेंडा था कि उन राज्यों के मुख्यमंत्री को टारगेट किया जाए जिनके दामन पे दाग नहीं है तो लगाना है। आप सब जानते हैं। तो मुझसे एक सवाल पूछा गया। यहाँ की कांग्रेस पार्टी विधानसभा में मुख्यमंत्री जी का विरोध कर रही थी और मैं उस समय ऑफिशियली पॉलिटिकल एडवाइजर भी था। तो मुझसे सवाल किया गया कि ये हो रहा है विधानसभा में, आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैंने कहा कि भाई मैं किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ इसलिए नहीं हो सकता हूं कि वो विरोधी दल के हैं या विरोधी पार्टी के हैं, और मैं पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ अनर्गल बयान नहीं दूंगा क्योंकि मैं साधु के खिलाफ बयान नहीं दे सकता। दिल्ली से बहुत नाराजगी व्यक्त की गई और मुझसे कहा गया कि उस बयान का खंडन कर दीजिएगा, खेद प्रकट कर दीजिएगा। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने एक बार फिर बुर्के को लेकर बयान दिया। उन्होंने प्रदेश में बुर्का जिहाद शुरू करने की बात कही। अमरोहा में बुर्का पहनकर बैंक एटीएम में लूट की घटना के बाद साध्वी प्राची बुर्के को लेकर हमलावर नजर आईं। उन्होंने सरकार से बुर्के पर रोक लगाने की मांग उठाई। उन्होंने बताया, पहले तो बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग होती थी, लेकिन अब चोरी और डकैती भी होने लगी है। एक एटीएम को बुर्का पहन करके बदमाशों ने बहुत बड़ी लूट की है। मैंने ये आवाज पहले भी उठाई थी कि बुर्के के अंदर चोरी, डकैती और फर्जी वोटों का बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चलता है।
ये बुर्का जिहाद जो चालू हो रहा है, इस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। ये बैंक को लूटेंगे, ये नन्ही नन्ही बच्चियों की अस्मत को लूट सकते हैं। बुर्के की आड़ में सब कुछ हो सकता है मेरे भाई। बुर्का जिहाद ये बंद होना चाहिए। साध्वी प्राची के मदरसे पर ताला लगाने की मांग पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पलटवार किया। मौलाना शहाबुद्दीन ने आरोप लगाया कि साध्वी प्राची समाज को बांटकर हिंदुओं और मुसलमानों में दंगा फसाद करवाना चाहती हैं। मदरसों के खिलाफ बयानबाजी पर उन्होंने कहा कि साध्वी प्राची को मदरसों का इतिहास पढ़ना चाहिए। आपको बता दें, साध्वी प्राची ने मदरसों को आतंकवाद से जोड़ते हुए सरकार से सभी मदरसों पर ताला लगाने की मांग की। प्राची का बयान निहायत ही जहर आलूदा है और फिरका परस्ती को बढ़ावा देने वाला है। इनकी जहनियत सांप्रदायिकता वाली है, फिरका वराना जहनियत है और इनको एक एक मुसलमान इनके दिलो दिमाग को खटकता है। वो कहाँ मुसलमानों को भेजेंगे, कौन से देश में भेजेंगे? कौन सा ऐसा देश है जो भारत के 30 करोड़ मुसलमानों को ले लेगा? इसका मतलब यह है कि वो इस तरह का बयान दे करके देश में दूसरा बंटवारा चाहते हैं। साध्वी प्राची जी को मैं कहना चाहता हूं कि जहर आलूद बातें करना बंद कर दें, देश को तोड़ने और नफरत फैलाने वाली बातें बंद कर दें। कब तक ये जहर उगलती रहेंगी? कब तक हिंदू और मुसलमानों को लड़ाती रहेंगी? कब तक मदरसों के खिलाफ जहर अफशानी करती रहेंगी? मदरसों का इतिहास उनको पढ़ना चाहिए। वो अज्ञानी हैं, लाइल्म हैं, उनको मदरसों का इतिहास नहीं मालूम है कि किस तरीके से 1857 की आज़ादी में मदरसों ने कलीदी किरदार अदा किया था, खास भूमिका अदा की थी। 55,000 उलमा और तलबा ने, मदरसों से वाबस्ता लोगों ने कुर्बानियां दी थी, अपनी जमीन और जायदाद कुर्बान कर दी थी, अपने आप को निछावर कर दिया था देश के लिए। आज उन्हीं के खिलाफ जिन्होंने देश की आज़ादी में कलीदी किरदार अदा किया, प्राची जी आज उन्हीं के खिलाफ जहर बोल रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी अज्ञानता है, उनकी जिहालत है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने दक्ष चौधरी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यदि हम हिंदू धर्म के लिए भले ही लड़ ना पाए तो जो लोग लड़ रहे हैं हमें उनके साथ जरूर खड़े होना चाहिए ताकि विपक्षियों को संख्या बल का जरूर पता लग जाए। उन्होंने दक्ष चौधरी का नाम लेते हुए कहा कि एक बालक ब्रज क्षेत्र को मांस मदिरा से मुक्त कराने के लिए बहुत जूझ रहा है। आपको बता दें, धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से ब्रज क्षेत्र को मांस मदिरा से मुक्त कराने की अपील की थी और इसके बाद दक्ष चौधरी ने वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज जी की निकलने वाली पदयात्रा के रास्ते में पड़ने वाले शराब के ठेकों को बंद कराने के लिए हंगामा किया था। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बहुत जूझ रहा है। दक्ष चौधरी बहुत लड़ रहा, गौमाता के लिए, हिंदुत्व के लिए, ब्रज क्षेत्र को मांस मदिरा मुक्त बनाने के लिए। आप यदि हिंदुत्व के लिए लड़ नहीं सकते तो जो लड़ रहे हो उनके साथ खड़े हो जाइए। आप विजयी हैं, खड़े नहीं हो सकते तो आप घर बैठ करके उनकी आवाज को जन जन तक पहुंचाइए ताकि उस व्यक्ति को आत्मविश्वास मिल सके, उसको बल मिल सके। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने सरकार से गीता और रामायण को सिलेबस में शामिल करने की अपील की। धीरेन्द्र शास्त्री ने काजियों से अपील की कि वो अपने यहाँ बच्चों को ऐसी तालीम दे कि बच्चे आतंकवादी न बने, अब्दुल कलाम बने। यदि इनका वर्णन होगा गीता रामायण भागवत जी का, यदि धार्मिक पुस्तकों का पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे तरीके से भारत के युवाओं को सही दिशा और दशा दे पाएंगे। क्योंकि कई ऐसी ग्रंथ भी हैं, कई ऐसी पुस्तकें हैं जो केवल अपने मजहबियों को इंसान मानते हैं, बाकियों को काफिर मानते हैं। हमारा सनातन धर्म है जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। कहीं ना कहीं हम पूरे भारत के इस्लाम धर्म मानने वाले सभी काजी और उनके प्रमुख लोगों से प्रार्थना करेंगे कि आप अपनी तालीम में, शिक्षा नीति में सुधार करें, अपने बच्चों को आतंकवादी नहीं अब्दुल कलाम बनाएं।
ऐसी शिक्षा नीति दें ताकि आपके बच्चे अब्दुल कलाम बने तो हम भी उनको सल्यूट कर सकें, वरना दिन दूर नहीं है बोरिया बिस्तर बांधकर लाहौर खिसक जाए। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव खुद काफी सीरियस हैं और इसका संदेश पूरी पार्टी को दे चुके हैं। अखिलेश साफ कर चुके हैं कि एसआईआर में कोताही बरतने पर टिकट काट दिया जाएगा और सवाल यह है कि एसपी में वो कौन से नेता हैं जो निशाने पर है। सैकड़ों वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और जिम्मेदार नेताओं पर समाजवादी पार्टी की गाज गिर सकती है और सवाल यही कि अखिलेश के पास वो कौन सी सीक्रेट रिपोर्ट है जिसके आधार पर एक्शन हो सकता है। चार दिसंबर तक यूपी में चलने वाले एसआईआर को लेकर एसपी पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। अखिलेश ने सभी जिलों के नेताओं को ऐसे लोगों की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं जो इस पूरे कार्यक्रम में सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। एसपी के पदाधिकारी बड़े नेताओं और टिकट के दावेदारों को लेकर पार्टी पूरी तरह से सतर्क है। जिसका वोट बनेगा नहीं वो वोट डालेगा कैसे, और जिसका वोट पड़ेगा नहीं वो जीतेगा कैसे। तो ऐसी परिस्थितियों में वोटों को बनवाना, जनता के वोटों की सुरक्षा करना, उनके मताधिकार से वंचित न होने देना, ये पूरी राजनीतिक तैयारी और चुनावी तैयारी और लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल हिस्सा है। इस पे जो मेहनत करेगा उसके वोट ज़्यादा होंगे, जो नहीं करेगा उसके वोट कम होंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में पार्टी क्यों नहीं ध्यान रखेगी ऐसे लोग। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि बिहार चुनाव के बाद एसपी न सिर्फ अलर्ट पोजीशन पर है बल्कि एसआईआर को लेकर वो हर हाल में पीछे नहीं हटना चाहती। मकसद क्या है समाजवादी पार्टी 2027 में अपनी जो उन्हें लक्ष्य है कि सत्ता में वापस आना है और 24 का जो रिजल्ट था उसको रिपीट करना है, तो इसके लिए उन्होंने इस पे ज्यादा फोकस किया। इसीलिए वो अपने पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को लगातार दबाव में बनाए हुए हैं और उन्हें नए नए निर्देश दे रहे हैं। अखिलेश ने तय किया है कि एसआईआर पर जो भी कोताही बरतेगा उस पर कड़ा एक्शन तय है। टिकट की दावेदारी भी एसआईआर में भागीदारी के रिपोर्ट पर ही तय होगी। समाजवादी पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि एसआईआर के मुद्दे पर अगर उन्हें पीछे हटना पड़ा तो सरकार बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानी आ सकती है। ऐसे में उन तमाम नेताओं और पदाधिकारियों पर गाज गिरना बेहद लाजमी सा दिख रहा है, जो इस पूरे कार्यक्रम को सीरियसली नहीं लेते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। राम मंदिर में ध्वजारोहण को लेकर बीजेपी काफी उत्साहित है। बीजेपी ने अब इसे 2027 का मेन एजेंडा बनाना चाहती है ताकि उसे समाजवादी पार्टी के पीडीए की काट मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने इस एजेंडे को सेट कर दिया है। ध्वजारोहण के बाद बीजेपी के इस एजेंडे को दार देने में अब सीएम योगी जुट गए हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। विपक्ष के पीडीए की काट के खिलाफ जातियों में बटे हिंदू समाज को लामबंद करने का बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह से सामने आया है। पीएम मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने इस एजेंडे को सेट कर दिया है। बगैर किसी राजनीतिक दल का नाम लिए पीएम मोदी ने पूरे विपक्ष पर कटाक्ष किया। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। ध्वजारोहण के बाद बीजेपी के इस एजेंडे को धार देने में अब सीएम योगी जुट गए हैं। बहनों और भाइयों, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। बीजेपी का मानना है कि ध्वजारोहण कार्यक्रम से समाज में एक नई चेतना जागृत हुई है। तो राम जन्मभूमि मंदिर का ध्वजारोहण निश्चित रूप से उस सूर्य की भांति समाज के हर वर्ग को, हर जाति को, हर संप्रदाय को, वो चाहे कोई भी हो, वानर हो, आदिवासी हो, वन में रहने वाले हो, पशु हो, सभी के साथ एक जैसे व्यवहार के प्रतीक हैं भगवान श्री राम। और यही संदेश राम मंदिर के निर्माण से निकल रहा है जो समाज के सभी वर्ग में व्याप्त है।
ध्वजारोहण के बहाने बीजेपी का संदेश साफ है कि 2024 लोकसभा चुनाव में वोटर भले ही जातिगत आधार पर बटे थे, लेकिन बीजेपी अब फिर हिंदुओं को एकजुट करने की दिशा में जुट गई है। निषाद, केवट और कुम्हार, दलित, अलग अलग समाज की, जनजाति समाज की महिलाएं ही वहां पर मौजूद थीं। सीधे तौर पर अब आगामी विधानसभा चुनाव का जो रोड मैप है वो इस आयोजन ने सीधे तौर पर सेट कर दिया है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा यही है जो अयोध्या के ध्वजारोहण समारोह से निकला। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। संगम की रेती पर 3 जनवरी 2026 से आयोजित होने वाले सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर है। सीएम योगी के प्रयागराज दौरे और माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा के बाद मेले की तैयारी में तेजी आई है। दिल्ली में लाल किले पर हुए विस्फोट के बाद मेले की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई। मेले में यूपी एटीएस से लेकर एसटीएफ, एलआईयू और दूसरी खुफिया एजेंसियों को भी तैनात किया जाएगा। पूरा मेला क्षेत्र एआई से लैस सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से निगरानी में रहेगा। अनुमान है 44 दिन तक चलने वाले माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। संगम की रेती पर 3 जनवरी 2026 से माघ मेले का आयोजन होने जा रहा है। इस माघ मेले में दावा यह किया जा रहा है कि करोड़ों श्रद्धालु आएंगे और खास तौर पर 12 से 15 करोड़ पूरे मेले के दौरान यहां पर श्रद्धालु आएंगे। और सुरक्षा की अगर बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद मेले को लेकर सुरक्षा यहां पर चाक चौबंद की जा रही है। हालांकि अभी तैयारियां की जा रही हैं, पांटून ब्रिज बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बीडीएस की टीमें हैं वो लगातार पूरे मेला क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चला रही हैं ताकि किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु, कोई विस्फोटक कहीं ऐसी जगह पर न रख दिया जाए कि ताकि आने वाले दिनों में कोई भयानक हादसा हो। आप देख सकते हैं कि ये पांटून ब्रिज है और यहाँ पर जो बीडीएस की टीम है डाग स्क्वाड के साथ, यानी कि जो डाग है उसके साथ यहाँ पर इसकी चेकिंग कर रही है कि कहीं किसी तरह की कोई यहाँ पर चीज़ें तो नहीं रखी गई हैं, सब कुछ ठीक है कि नहीं है। और जिस तरह से ये पूरा मेला बसाया जा रहा है, सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। 17 थाने, 42 पुलिस चौकियाँ, 17 फायर स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ 5000 से ज़्यादा जो पुलिस फोर्स है उसकी तैनाती यहाँ पर की जाएगी। तमाम अधिकारियों को तैनात किया गया है। मेले में एसपी मेला यानी एसएसपी मेला भी नीरज पांडे जी को बनाया गया है। खासतौर पर और अधिकारियों की यहाँ पर लगातार तैनाती की जा रही है। जो इंटेलिजेंस यूनिट है उनको यहाँ पर तैनात किया जाएगा। यूपी एटीएस और एसटीएफ के साथ साथ तमाम जो दूसरी खुफिया एजेंसियाँ हैं उनको तैनात किया जाएगा। और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर मेले में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और जो यहाँ पर बम डिस्पोजल स्क्वाड है और डाग स्क्वाड है उनकी मदद से पूरे मेले में चेकिंग कराई जा रही है ताकि किसी तरह की कोई गतिविधि यहाँ पर न हो पाए और यहाँ पर मेला जो आयोजित होने वाला है वो शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित हो। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।